की डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन है। तो चलिए हम आज की फर्स्ट न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म लॉन्चेस नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर द सस्टेनेबल टूरिज्म रिस्पॉन्सिबल ट्रैवलर कैंपेन। तो गाइस ये जो हमारी न्यूज़ है आर्ट एंड कल्चर में कवर होगी कि किस तरह से जो हमारा टूरिज्म है उसको सस्टेनेबल बना सके, मतलब कि हम ज़्यादा जैसे कचरा फैलाते रहते हैं कहीं भी जाते हैं तो उसको ना करें और सस्टेनेबल बना सकें। ठीक है, तो अभी क्या है जो नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर सस्टेनेबल टूरिज्म है इसको लॉन्च किया गया है एट द नेशनल समिट ऑन डेवलपिंग सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल टूरिस्ट डेस्टिनेशन, जिसको ऑर्गेनाइज़ की गई थी। ये जो समिट थी उसको ऑर्गेनाइज़ किया गया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, और साथ में पार्टनरशिप किसकी थी, UNEP दैट इज़ द यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, और साथ में रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म सोसाइटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसका एम यही है कि हम क्या कर सकें, इंडिया का जो टूरिज्म सेक्टर है उसे और सस्टेनेबल बना सकें और ज़्यादा रेजिलियंट बना सकें, इंक्लूसिव बना सकें, कार्बन न्यूट्रल बना सकें। मतलब कि आप देखते हो अगर अब जैसे भी बद्रीनाथ केदारनाथ ही देख लो, ठीक है, तो अभी वहाँ ज़्यादा लोग जा रहे हैं तो वहाँ पे क्या ज़्यादा एकदम से बारिश है, ज़्यादा बाढ़ आ रही है, तो उसके क्या हमें रेजिलियंट बनाना है। ठीक है, कार्बन न्यूट्रल बनाना है क्योंकि अब ज़्यादा व्हीकल्स जाएंगे तो वहाँ पे क्या है ज़्यादा एमिशंस होंगे, तो इस वजह से वहाँ पे कार्बन न्यूट्रल बनाना है और रिसोर्स एफिशिएंट टूरिज्म बनाना है, और साथ ही अपने जो नेचुरल कल्चर रिसोर्सेज हैं उसको भी सेफ गार्ड रखना है। ठीक है, सस्टेनेबल टूरिज्म का मतलब वो टूरिज्म होता है जिसके अंदर हम क्या लेके चलते हैं कि जो करंट और फ्यूचर जो इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरनमेंट इम्पैक्ट्स, मतलब कि टूरिज्म की वजह से जो भी एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट पड़ सकता है सोसाइटी पे या इकोनॉमिकली, उन सबको लेके चलते हैं। ठीक है, और वहाँ पे उन विजिटर्स की क्या नीड्स हैं उनको एड्रेस करते हैं, इंडस्ट्री की क्या नीड्स हैं, एनवायरनमेंट की या जो होस्ट कम्युनिटी उन सब की नीड्स को हम पूरा करते हैं। ठीक है, अब आप देख सकते हो इसमें स्ट्रेटेजिक पिलर्स क्या हैं। सबसे पहले हमें एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी प्रमोट करनी है, बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना है, इकोनॉमिकली सस्टेनेबिलिटी प्रमोट करना है। ठीक है, जैसे आपने देखा कि जैसे कोविड आया तो वहाँ पे टूरिज्म पूरा हिल गया था, तो वहाँ पे जो लोग टूरिज्म स्पेशली जैसे उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश देख लो, जहाँ पे लोगों की जो लाइवलीहुड है वो टूरिज्म की वजह से बनती है, तो वहाँ उन लोगों का एकदम से लाइवलीहुड बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो गया था। ठीक है, तो हमें इकोनॉमिक भी सस्टेनेबल उनको प्रमोट करना है। ठीक है, सोशो कल्चर सस्टेनेबिलिटी करना है, किस तरह से स्कीम आ रही है फॉर सर्टिफिकेशन ऑफ सस्टेनेबल टूरिज्म, इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, गवर्नेंस। ठीक है, तो इसका प्रिंसिपल क्या सबसे पहले ये कि हमें क्या करना है, एनवायरनमेंट सस्टेनेबल बनाना है, मतलब कि रिसोर्स को एफिशिएंटली यूज़ करना है, नेचुरल हेरिटेज और बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना है। ठीक है, मतलब कि वहाँ ज़्यादा गंदगी नहीं फैलानी है। आप लोग देखते हो जैसे फोर्ट्स वगैरह होते हैं, लोग अपना नाम वाम लिख जाते हैं, कांटे मूटे मार देते हैं, तो ये सब नहीं करना है। ठीक है, हमें कंजर्व करना है उनको। सेकेंड है सोशो कल्चर सस्टेनेबिलिटी, मतलब कि हमें क्या करना है, हमारा जो भी अगर कोई पुराना हिस्टोरिकल चीज़ है या जो कल्चरल उसको रिस्पेक्ट करना है। ठीक है, और वहाँ का कल्चर हेरिटेज को कंजर्व करके रखना है। इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी, मतलब कि सभी लोग जो इससे बेनिफिट ले रहे हैं सोशो इकोनॉमिकल उनको प्रोवाइड करना है। इसके अलावा 7 स्ट्रेटेजिक पिलर्स पे जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसमें स्टेक होल्डर्स कौन कौन से, सेंट्रल मिनिस्ट्रीज हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, कुछ लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस भी हैं, इंडस्ट्री भी है, NGO भी है, लोकल कम्युनिटी भी है। ठीक है, इससे हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 8 अचीव होगा, जिसका एम है कि फुल एंड प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट एंड डिसेंट वर्क फॉर, और साथ में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 12 जो है सस्टेनेबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, और गोल नंबर 14 जिसका एम है कंजर्व एंड सस्टेनेबली यूज द ओशन सीज एंड मैराइन रिसोर्सेज। फाइन, नेक्स्ट न्यूज़ है हमारा, इंडिया अचीव द 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग टारगेट इन पेट्रोल। तो कहीं जो हमारी न्यूज़ है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कवर होगी। देखो कैसे काफ़ी टाइम से बात चल रहा है कि हमें अपने पेट्रोल में कितना, वैसे तो हम बात करें कि हमें 20% ब्लेंडिंग करनी है 2030 तक। ठीक है, लेकिन हम नवंबर 2022 तक हम अपना जो 10% बायो इथेनॉल जो ब्लेंड करना है पेट्रोल में उसके टारगेट को अचीव कर लेंगे। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने टारगेट सेट किया है कि हमें 20% इथेनॉल की ब्लेंडिंग करिए पेट्रोल में 2025 तक, सॉरी मैंने 2030 बोला, 2025 तक। ठीक है, बायो इथेनॉल क्या होता है, देखो गाइस इसमें क्या होता है, ये पेट्रोल ही होता है लेकिन हम इसको नेचुरल रिसोर्सेज से क्या करते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज से प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से ये कार्बन फ्री होता है, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रिलीज़ करता ज़्यादा। ठीक है, और ये इससे क्या होएगा, जितना हम बायो इथेनॉल प्रोड्यूस करेंगे उससे हमारा इम्पोर्ट डिपेंडेंसी है वो भी हम कम होएगी, और ऊपर से हमारा जो कार्बन एमिशंस है वो भी कम होगा। ठीक है, इथेनॉल ब्लेंड को हम कहते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, एक तरह का ये ब्लेंडेड मोटर फ्यूल होता है जिसके अंदर इथाइल अल्कोहल होता है जो कि 99% प्योर होता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से आता है, और इसको हम गैसोलीन का मतलब पेट्रोल होता है, इसमें हम उसको ब्लेंड कर देते हैं, मतलब मिक्स कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये प्लांट बेस्ड होता है तो ये रिन्यूएबल फ्यूल है। ठीक है, अभी मैंने बताया था। सिग्निफिकेंस क्या है, पोल्यूशन रिड्यूस करता है, कार्बन न्यूट्रल होता है। ठीक है, इसके अलावा इंडिया की जो इंपोर्ट डिपेंडेंसी है वो भी कम होगी, और ये फार्मर्स और शुगर मिल्स के लिए भी प्रॉफिटेबल होगा। ठीक है, इसके अलावा हमने इथेनॉल ब्लेंडिंग को इंप्रूव करने के लिए क्या क्या मेजर्स लिए हैं। गवर्नमेंट ने ऑलरेडी इथेनॉल के जो फिक्स न्यूमरेटिव प्राइसेस हैं उसको फिक्स किया है फ्रॉम मेज एंड FCI, मतलब कि अगर आप जो इथेनॉल प्रोड्यूस कर रहे हो FCI के राइस से या फिर मेज़ से,
ठीक है। तो उसके आपको प्राइस उस पर आपको कुछ सब्सिडी मिलेगी या फिर इंसेंटिव मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा गवर्नमेंट क्या कर रही है, शुगर मिल और डिस्टिलरीज को एनकरेज कर रही हैं कि अपनी जो डिस्टिलेशन कैपेसिटीज़ हैं उनको और बढ़ाओ। और उनको बैंक से भी अच्छे लोन्स प्रोवाइड कर रही है 6% इंसेंटिव पे, सो दैट वो और ज़्यादा अपनी प्रोडक्शन को बढ़ा सके। इसके अलावा जो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस है, उन्होंने मोटर स्पिरिट एंड हाई स्पीड डीजल इस एक्ट को भी ऑर्डर 2005 का उसको अमेंड किया था, जिसमें हमने बोला था कि हम डायरेक्टली बायोइथेनॉल की सेल को अलाउड कर दिया था। इसके अलावा इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम आया था, जिसमें हमें ये बोला था कि हमें इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा इथेनॉल को प्रोडक्शन करनी है। इसके अलावा इंडिया 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इथेनॉल का आफ्टर यूएसए, ब्राज़ील, यूरोपियन यूनियन एंड द चाइना। फाइन। नेक्स्ट न्यूज़ है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स राइट्स टू स्टेट टू फेज आउट सिंगल यूज़ प्लास्टिक, ठीक है। तो गाइस ये जो हमारी न्यूज़ है इकोनॉमी में कवर होगी कि हम सिंगल यूज़ प्लास्टिक को किस तरह से अपना निकाल सकें, ठीक है। तो मतलब एनवायरनमेंट में कवर होगी, मतलब ठीक है, सॉरी इकोनॉमी तो नहीं, एनवायरनमेंट में कवर होगी। तो कोई ये एडवाइजरी इशू ये वर्ल्ड एनवायरनमेंट है, जो कि 5 जून को माना जाता है, अंडर द क्लीन एंड ग्रीन कैंपेन, जिसको लॉन्च किया गया बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। इसमें क्या जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं वो सिंगल यूज़ प्लास्टिक के अल्टरनेटिव आइडेंटिफाई करेंगी, ठीक है। मतलब कि अब वो प्लास्टिक जो सिर्फ आप सिंगल टाइम यूज़ करते हो उसके बाद फेंक देते हो, ना उसको रिसाइकिल कर सकते हो ना उसको रीयूज़ कर सकते हो, जैसे क्लॉथ हो। अब इसके अल्टरनेटिव क्या हो सकता है, कपड़ा हो गया, जूट हो गया, प्लास्टिक बैग्स हो गए, डिग्रेडेबल क्लॉथ, ये सब होगा, ठीक है। इसके अलावा हम लोगों को अवेयर करेंगे किस तरह से आप अल्टरनेटिव्स अडॉप्ट कर सकते हो। इसका जो स्टेट्स और अर्बन लोकल बॉडीज हैं उनको एडवाइस करेंगे कि आप MOUs मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करो नियर बाय सीमेंट प्लांट के साथ या और इंडस्ट्रियल यूनिट के साथ, सो दैट आप प्लास्टिक वेस्ट जो जनरेट करते हो उसको यूज़ कर सको आइदर एज एन अल्टरनेटिव फ्यूल इन सीमेंट प्लांट्स और फॉर द रोड कंस्ट्रक्शन। मतलब आप देखते हो कुछ सिंगल यूज़ प्लास्टिक है, क्योंकि वो डिग्रेडेबल तो है नहीं, काफ़ी साल लग जाते हैं। तो अगर आप उसको रोड वगैरह बनाने में काम कर सकते हो या फिर सीमेंट प्लांट्स में भी यूज़ कर सकते हो, सो दैट वहाँ से कुछ और फ्यूल भी बन सकता है, ठीक है। तो वही है कि हम उन लोगों को मतलब कि एडवाइस करेंगे कि आप आसपास इन लोगों से कॉन्टैक्ट करो, ठीक है, सो दैट आप इनको यूज़ कर सको। सिंगल जो प्लास्टिक बचती है ना उसको भी आप यूज़ कर सको, ठीक है। सिंगल यूज़ प्लास्टिक वो प्लास्टिक कमोडिटी होता है जिसको आप एक ही बार यूज़ कर सकते हो, ठीक है, और उसके बाद आप इसको डिस्पोज कर देते हो। एग्जाम्पल बोटल्स हो गया, रैपर, स्ट्रॉज और बैग्स हो गया। सेंटर ने ऑलरेडी इसकी मैन्युफैक्चरिंग, इंपोर्ट और स्टॉकिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल और यूज़ को कैरी बैग्स को बैन कर चुका है, जो वर्जिन या रिसाइकिल प्लास्टिक से बनती है, जिसका लेस देन 75 माइक्रॉन विद इफेक्ट फ्रॉम सितंबर 2021 अंडर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट 2021, ठीक है। तो आप देख सकते हो 9 रीजंस टू रेफ्यूज़, क्यों हम सिंगल यूज़ प्लास्टिक को क्यों बैन कर रहे हैं। सबसे पहले फॉसिल फ्यूल से बनते हैं, इसमें कार्बन बहुत ज़्यादा कार्बन रिलीज़ करता है ये, ठीक है। 100 ऑफ ईयर्स लग जाते हैं इसको डिग्रेड होने में, ठीक है। ओनली 10% ही इसको रिसाइकिल कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा फूड और ड्रिंक्स में भी क्या, अगर आप जिस भी प्लास्टिक बैग में फूड या ड्रिंक्स करोगे तो वो भी कहीं ना कहीं टॉक्सिक हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा जो इसको इनहेल करता है तो हार्मोन डिस्ट्रप्शन या कैंसर भी हो सकता है। हमारे ओशंस को पोल्यूट करती है, मैराइन एनिमल्स और बर्ड्स को भी वो करती है, किल करती है, और हमारी फूड चेन में भी एंटर होती है। फाइन। नेक्स्ट न्यूज़ है प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन लैगिंग बिहाइंड विद 50% कंप्लीशन रेट। तो मतलब गाइस ये जो योजना स्टार्ट हुई थी जिसमें हमने पक्के घर प्रोवाइड करने थे, तो जितना इसका कंप्लीशन रेट जो टारगेट था उससे 50% अभी पीछे है ये, ठीक है। तो जो क्या है, ये इनिशिएट हुई थी योजना 2015 में अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, जिसका टारगेट ये था कि हमें 2022 तक 1.2 करोड़ पक्के घर हमें प्रोवाइड करने हैं, ठीक है। अभी तक सिर्फ 60 लाख घर ही बने हैं, ठीक है। तो 50% टारगेट से पीछे है। इसमें क्या इसका एम था कि अर्बन हाउसिंग शॉर्टेज को एड्रेस करे, जिनको इकोनॉमी वीकर सेक्शन जो लोग हैं या लो इनकम ग्रुप या मिडिल इनकम ग्रुप के, ठीक है। इसके अलावा ये वुमेन एम्पावरमेंट को प्रमोट करती थी, सो दैट हम वुमेन्स को उनके घरों की ओनरशिप प्रोवाइड करें इन द नेम ऑफ फीमेल मेंबर्स और इन द जॉइंट नेम, ठीक है। इस स्कीम के 4 वर्टिकल्स है। सबसे पहले था इन सिटू स्लम डेवलपमेंट, ठीक है। इसके अंदर 1 लाख रुपए पर हाउस मिलेंगे और 4.6 लाख हाउसेज इसके अंदर अप्रूव हुए थे। एक है क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम, जिसमें हम नियर अबाउट 2.67 लाख तक का बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं थ्रू इंटरेस्ट सब्सिडी, और इसके अंदर 8.18 लाख बेनिफिशरीज को चूज़ किया गया था। अफोर्डेबल हाउसिंग पार्टनरशिप है, जिसके अंदर हम 1.5 लाख रुपीज़ का ग्रांट करते हैं पर हाउस को, 28 लाख इसमें हाउसेज को अप्रूव किया गया था। एक है बेनिफिशियल लेट कंस्ट्रक्शन, जिसके अंदर 1.5 लाख पर हाउस ग्रांट किया जाता है, और इसमें 62 लाख हाउसेज को अप्रूव किया गया था। रीजंस क्यों है, स्लो डाउन क्यों गया, इतना 50% टारगेट से पीछा क्यों चल रहा है। सबसे पहले क्या, जो भी लैंड डॉक्यूमेंट्स हैं, मतलब लैंड चाहिए ऑफकोर्स घर को बनाने के लिए, या और भी जो टाइटल्स हैं उनको क्लियर नहीं है। इसके अलावा कोविड आ गया था, जिसकी वजह से ओनली जो 7 लाख हाउसेज हैं वो कंस्ट्रक्टेड हुए थे एज अपोज टू द प्री पैंडमिक, ठीक है।
इसके अलावा स्लो कंप्लीशन रेट है इन लार्ज टारगेटेड स्टेट्स। कौन कौन से 6 स्टेट्स हैं, नेमली वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, जहाँ पे 70% टारगेट अपना पूरा हो चुका है। इसमें से सिर्फ 2 स्टेट्स है, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल, जहाँ पे कंप्लीशन रेट ज़्यादा है, मतलब एवरेज से ज़्यादा है। ठीक है, इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट फंड्स नहीं रिलीज़ करती है। ठीक है, बिकॉज सम स्टेट्स फेल टू प्रोवाइड देयर शेयर ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर द स्कीम। ठीक है, नेक्स्ट है इंडिया टू डिप्लॉय eVTOL एयरक्राफ्ट इन द नियर फ्यूचर, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। तो गई थी जो हमारी न्यूज़ है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कवर होगी। तो सेंटर एक्सप्लोर कर रहा है कि किस तरह से हम जो इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग एयरक्राफ्ट है उसकी पॉसिबिलिटी या उसकी मैन्युफैक्चर की पॉसिबिलिटी कितनी है कि हम ऐसा सेटअप कर सकें इंडिया में। ठीक है, eVTOL एक तरह का नया क्लास होगा जो क्लीन, क्वाइट और चीप एयर मोबिलिटी सोल्यूशन है, जिसमें हम अर्बन मोबिलिटी, मतलब मोबिलिटी क्या, आप इधर से उधर जा रहे हो, उधर से इधर जा रहे हो, उसको ट्रांसफॉर्म कर सको। 2047 तक इंडिया ये डिप्लॉय कर देगा टू एंश्योर अर्बन एयर मोबिलिटी। ग्लोबल मार्केट अभी 2021 में इसकी $8.5 मिलियन थी और ये 2030 तक $30.8 मिलियन हो जाएगी। ये एयरक्राफ्ट ऐसा होगा जो इलेक्ट्रिक पावर यूज़ करेगा, मतलब कि टेक ऑफ के लिए। ठीक है, और लैंड पे। ठीक है, मोस्टली जो eVTOLs होंगे वो डिस्ट्रीब्यूटेड इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे, जिसका मतलब क्या है, विच मीन्स इंटीग्रेटिंग कॉम्प्लेक्स प्रोपल्शन सिस्टम विद द एयरफ्रेम। सिंपल बात ये है कि मतलब अर्बन सिटीज़ में इस तरह का एयरक्राफ्ट सिस्टम अवेलेबल होगा आपके पास, सो दैट आप एयर के थ्रू या इस एयरक्राफ्ट के थ्रू इधर उधर घूम सको। ठीक है, इस टेक्नोलॉजी से क्या होएगा, इलेक्ट्रिक जो प्रोपल्शन होगा बेस्ड ऑन, मतलब आपने देख लिया कि ये जो एयरक्राफ्ट है किस प्रिंसिपल पे होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी पे होगा। और ये टेक्नोलॉजी कैसे आती है, ये बेस्ड होती है प्रोग्रेस इन मोटर, बैटरी, फ्यूल सेल एंड इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर टेक्नोलॉजीज। ठीक है, फिर एप्लीकेशन क्या होएगा, फायर फाइटिंग में इसको यूज़ कर सकते हैं, पब्लिक सेफ्टी के लिए, सर्च एंड रेस्क्यू सेंटर्स के लिए, डिजास्टर रिलीफ और लॉ एनफोर्समेंट के लिए। इसकी सर्टिफिकेशन हाईवर कॉम्प्लेक्स है बिकॉज ऑफ प्लान्ड ऑपरेशन विद इन अर्बन एरियाज, न्यू बैटरी सिस्टम्स एंड नीड फॉर हाइयर लेवल ऑफ ऑटोमेटेड रिडंडेंसी। मतलब कि अभी हम बात कर रहे हैं लेकिन ये कॉम्प्लेक्स है बिकॉज काफ़ी चीज़ें इसमें चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ है 75% ऑफ रिवर मॉनिटरिंग स्टेशन रिपोर्ट हैवी मेटल पोल्यूशन, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट। अगेन गाइस ये जो न्यूज़ है हमारी एनवायरनमेंट कवर होगी। अभी क्या, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, हर 4 रिवर मॉनिटरिंग स्टेशंस में से 3 जो रिवर मॉनिटरिंग स्टेशंस हैं उसमें हैवी टॉक्सिक मेटल मिल रहे हैं। मतलब कि हर 4 में से 3 रिवर में से वहाँ के जो पानी है उसमें हैवी टॉक्सिक मेटल मिल रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या, इन 1/4 ऑफ मॉनिटरिंग स्टेशन जो 117 रिवर एंड ट्रिब्यूटरीज में स्प्रेड हैं, हाई लेवल ऑफ 2 और मोर टॉक्सिक मेटल वर रिपोर्टेड। मतलब 2 या उससे ज़्यादा जो हैवी मेटल हैं वो वहाँ पे पाए जा रहे हैं। 7 स्टेट और यूनियन टेरेटरीज बहुत ज़्यादा थ्रेट में है, एक असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, हैवी मेटल्स वो नेचुरल ऑकरिंग एलिमेंट्स होते हैं जिनका वेट बहुत ज़्यादा होता है और डेंसिटी उनकी 5 गुना होती है एज़ कम्पेयर टू वाटर। ठीक है, हैवी टॉक्सिक मेटल्स में कौन कौन से हो गए, लेड, आयरन, निकल, कैडमियम, आर्सेनिक, क्रोमियम एंड कॉपर। अब रीज़न क्या है हैवी मेटल पोल्यूशन इतना क्यों हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ भी बढ़ रही है, माइनिंग, मिलिंग, प्लांटिंग, सरफेस फिनिशिंग इंडस्ट्रीज जो बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ टॉक्सिक मेटल डिस्चार्ज करती है हमारे एनवायरनमेंट में। इफेक्ट क्या है अगर हैवी मेटल्स का ह्यूमंस पे या फिर और किसी पे, सबसे पहले कि हमारे फिजिकल, मस्कुलर या न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस को क्या करता है, स्लो करता है, अल्जाइमर जैसी डिजीज़ हो सकती है। ठीक है, एनवायरनमेंट, ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स को बायोडिग्रेडेबल नहीं होता, प्लांट्स की सॉइल फर्टिलिटी को बेकार करता है और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को भी डिस्टर्ब करता है। 2021 में IIT मंडी ने फाइब्रस मेम्ब्रेन फिल्टर को डेवलप किया था बायोपॉलीमर बेस्ड मटेरियल को यूज़ करके, जिसमें ये ताकि हम किस तरह से वाटर के सैंपल्स में से हैवी मेटल्स को सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारी छोटी छोटी न्यूज़। पहली है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन काउंसिल। अभी क्या, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अकॉर्डिंग इंडिया क्या करेगा, इसमें इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेगा। ये जो ITU है UN की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ पे रिलेटेड है। ये क्या काम करता है, किस तरह से सोसाइटी को कनेक्ट करें। ठीक है, ICTs दैट इज़ द इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ को इनेबल करें सो दैट हम अपना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करें 2030 तक। ठीक है, ये क्या करता है, सभी स्टेप्स लेता है सो दैट हम सभी जो भी ITUs के जितने प्रोविज़न को इम्प्लीमेंट कर सकें। ठीक है, ITU कन्वेंशन को, एडमिनिस्ट्रेटिव रेगुलेशंस को। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रंट रनिंग
तो इंडिया का जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है, ठीक है, हैज़ बीन हिट बाय सेवरल चार्जेस ऑफ द फ्रंट रनिंग। फ्रंट रनिंग एक मार्केट माल प्रैक्टिस होती है जहाँ पे जो डीलर ट्रेडर या जो फंड मैनेजर होता है उसको पहले से ही पता होता है कि अपकमिंग शेयर परचेज ऑर्डर कितना होने वाला है, तो वो पहले से ही क्या कर लेता है, सेम शेयर एडवांस में बाय कर लेता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जो उस पर्टिकुलर शेयर का प्राइस होता है वो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। हाउएवर ये इंडिया में इलीगल है, ठीक है। तो सिंपल बात ये कि जो फ्रंट रनिंग है वो एक तरह की इस तरह की टेक्निक है जिसमें बंदों को पहले पता चल जाता है कि आज इस शेयर का प्राइस ऊपर जाने वाला है, नीचे जाने वाला है, और वो अगर ऊपर जाने वाला है तो वो बंदा पहले ही क्या कर लेता है, ज़्यादा शेयर खरीद लेता है, ठीक है। तो जिस वजह से हाईवर इंडिया में इलीगल है, लेकिन इंडिया की जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा उस पर ये चार्जेस आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरमेंट मूवमेंट लॉन्च। तो आइडिया जो लाइव का था वो इंट्रोड्यूस किया गया था बाय हमारे प्रधानमंत्री ड्यूरिंग द 26th UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज एट जो कि ग्लासगो में हुई थी। मिशन का एम है कि हमें इकोसिस्टम क्रिएट करना है जिससे हम क्या कर सकें, एनवायरमेंटली फ्रेंडली बिहेवियर रीइंफोर्स कर सकें एंड टू बी सेल्फ सस्टेनेबल बना सके, ठीक है। इसका एम ये कि हमें क्या करना है, अपने प्लानट को अच्छा बनाना है, उसको हार्म नहीं करना है, और जो लोग इस लाइफस्टाइल से रहेंगे उसको प्रो प्लानट पीपल बोलेंगे, ठीक है। रिसेंटली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के डेवोस एजेंडा 2022 में PM मोदी ने क्या किया, P3 मूवमेंट को इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें बोला है इंडिया के क्लाइमेट चेंज कमिटमेंट्स को मतलब कि उन्होंने बताया, अंडरलाइन किया है, ठीक है। नेक्स्ट है फिशिंग कैट। तो छिलका लेक जो कि एशिया का लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून है जो कि उड़ीसा में है, वहाँ पे 176 फिशिंग कैट्स है अकॉर्डिंग टू अ रिसेंट स्टडी जो कि कंडक्ट की गई है बाय छिलका डेवलपमेंट अथॉरिटी कोलैबोरेशन विद द फिशिंग कैट प्रोजेक्ट, ठीक है। ये पहला पॉपुलेशन एस्टिमेशन है जिसको कैरी आउट किया गया है आउटसाइड द प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क, ठीक है। फिशिंग कैट एक एडेप्ट स्विमर है और इसका जो साइज़ होता है वो हाउस कैट के डबल होता है। ये वेस्ट बंगाल का स्टेट एनिमल है और इसको हम छिलका का एम्बेसडर भी बोलते हैं सिंस 2020। तो आपको पता होना चाहिए फिशिंग कैट कहाँ पैदा होता है और ये एम्बेसडर भी है छिलका लेक का, ठीक है। हैबिटेट क्या है, कहाँ कहाँ रहता है ये, मार्शलैंड्स, मैंग्रोव, फ्लडेड फॉरेस्ट या अदर वेटलैंड्स, ठीक है। आईयूसीएन स्टेटस के एंडेंजर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट न्यूज़ पे पढ़ते हैं कॉर्बेवैक्स। तो अभी ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया है कॉर्बेवैक्स को, कोविड जो बूस्टर जो 2 वैक्सीन के बाद एक और लग रहा है आफ्टर 2 डोज ऑफ कोविशील्ड और कोवैक्सीन फॉर ऑल द एडल्ट्स, ठीक है। कॉर्बेवैक्स करंटली इसको यूज़ किया जाता है कोविड-19 वैक्सीन फॉर कॉर्बेवैक्स वैक्सीन अभी उन बच्चों को लग रहा है जिनकी उम्र 12 से 18 साल के बीच में, ठीक है। इसके अलावा बोलते हैं जिन लोगों को 2 वैक्सीन लग चुके हैं उसको एज अ बूस्टर डोज लग सकती है, ठीक है। ये एक रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन है। ये सार्स कोविड-19 के ही स्पाइक प्रोटीन से बना हुआ है। ये अगेन mRNA वायरल वेक्टर वैक्सीन है, ठीक है। स्पाइक प्रोटीन अलाउ करता है वायरस को कि वो आपके सेल में एंटर होता है सो दैट इट कैन रेप्लिकेट एंड कॉज डिजीज, फाइन। घर के ऊपर सोलर कैंपेन। तो इसमें नाम से समझ में होंगे अभी क्या जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है उन्होंने पैन इंडिया रूफटॉप सोलर अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च किया है सो दैट हम लोगों को एनकरेज कर सकें कि अपने छतों पे सोलर पैनल्स को इंस्टॉल करो। कैंपेन का एम ये है कि हमें लोकल गवर्नमेंट सिटीजन और म्यूनिसिपैलिटीज़ को मतलब कि एनकरेज करना है कि किस तरह से आप सोलर अपनी छतों पे सोलर इंस्टॉल कर सको अमंग 100 इंडियन टाउन एंड सिटीज़ स्पेशली टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में। और गवर्नमेंट इसमें उन लोगों को उन हाउस होल्ड को 40% सब्सिडी प्रोवाइड करेंगी। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021। तो इसका 4th एडिशन लॉन्च हो चुका है पंचकुला हरियाणा में। ये एक पार्ट है खेलो इंडिया यूथ गेम इज अ पार्ट ऑफ अ रिवैम्ड नेशनल प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स, ठीक है। इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है ज्वाइंटली बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड सपोर्ट्स। तो ये आपको पता होना चाहिए कौन किसको क्या ऑर्गेनाइज कर रहा है, ठीक है। ये 5 डिफरेंट सिटीज़ में होस्ट की गई है बाय पंचकुला, शाहबाद, अम्बाला, चंडीगढ़ एंड दिल्ली। गेम में इसमें टोटल 25 स्पोर्ट्स होंगे इंक्लूडिंग हमारी इंडिया के जो खुद की 5 गेम्स है वो भी होंगी, कलारीपयट्टू, थांग टा, गटका, मालाखम्बा एंड योगासना। तो गाइस आज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे ये 5 गेम्स किस किस स्टेट की है, ठीक है। ये मुझे बताना, कलारीपयट्टू, थांग टा, गटका, मालाखम्बा, योगासना, ठीक है। 5 किस किस स्टेट की है। नेक्स्ट है एक्सरसाइज संप्रीत है, ये ज्वाइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज है किसके के बीच में, इंडिया और बांग्लादेश, ठीक है। तो इसका नाम पता होना चाहिए। पर्सनैलिटीज़ इन न्यूज़ कबीर। अभी क्या जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उन्होंने संत कबीर एकेडमी एंड रिसर्च सेंटर को इनोग्रेट किया है, कहाँ पे, उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में। ही वॉज बोर्न इन वाराणसी यूपी। ही बिलीव्ड इन द वेदांतिक कंसेप्ट ऑफ आत्मा। इन्होंने हमेशा इम्पर्सनल एस्पेक्ट ऑफ गॉड निर्गुण को एडवोकेट किया है, मतलब कि ये मूर्ति पूजा के अगेंस्ट थे। इनकी जो राइटिंग्स थी उनका भक्ति मूवमेंट बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, जैसे कबीर ग्रंथ वाली, अनुराग सागर, बीजक एंड सखी ग्रंथ था। होली जो गुरु ग्रंथ साहिब है उसमें से 500 से भी ज़्यादा वर्सेस इनके द्वारा लिखे गए हैं। वैल्यूज़ क्या थे, पोइट थे, मिस्टिक थे, संत थे और सोशल रिफॉर्मर थे।
कुछ प्लेसेस हैं न्यूज़ में पढ़ लेते हैं। कतर, जिसकी कैपिटल दोहा है। वाइस प्रेसिडेंट ने अभी विजिट किया कतर। इंडिपेंडेंट एमिरेट अरब इस्लामिक मोनार्की है वेस्ट कोस्ट ऑफ पर्शियन गल्फ में, ठीक है। अरब पेनिनसुला से एक्सटेंड होती है अप्रॉक्सीमेटली 160 किलोमीटर नॉर्थ इनटू पर्शियन गल्फ। कतर कहाँ से बॉर्डर शेयर करता है? बहरीन, ईरान, यूएई। तो गाइस कौन सी कंट्री उसको शेयर करती है बॉर्डर? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आप देख रहे हो अभी भी यूपीएससी में एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। ज्योग्राफिक फीचर्स क्या हैं? प्लेन एरिया, कोई माउंटेन्स नहीं है। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस का रिजर्व बहुत ज़्यादा है, वर्ल्ड लार्जेस्ट रिजर्व है। और यहाँ पे फ्रेश वाटर की कोई भी परमानेंट बॉडी नहीं है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे 5 एंड 6 जून के डेली करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कोई डाउट तो कमेंट करना। तब तक ले बाय, टाटा।